हेलो स्टूडेंट्स। तो लीजिए आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पाठ रीढ़ की हड्डी हमने पूरा पढ़ लिया। जितने प्रश्न उसमें से बनते थे हमने बनाए भी, है ना। उस पर हमने अपने विचार भी साझा किए। तो आइए आज प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो आज आप ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। तो आपने देखा पाठ में वो बार बार कह रहे थे एक हमारा जमाना था, है ना। उस समय हम ऐसे खाते थे, ऐसे पढ़ते थे, तब की बात अलग थी, है ना। तो इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, ठीक है। अक्सर आप अभी भी देखते होंगे कि जो युवा पीढ़ी है उनके सामने जब बुजुर्ग बैठ जाते हैं तो अभी भी कहते हैं हमारा ज़माना अच्छा था, उस समय ऐसा होता था, ऐसा होता था। अब इन लड़कों को देखो, अब इन लड़कियों को देखो, है ना। कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, ये कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे चलती हैं, क्या करती हैं। तो देखिए अब रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यह है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं। अब दोनों एक जैसे मिल गए, ठीक है। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है, यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यों भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है किंतु इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे ही चर्चा करनी है, ऐसे मनोरंजन करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है इन बातों का, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना ज़माना है, हर ज़माने में कुछ ना कुछ बदलाव आते आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। तो आपने देखा पूरे पाठ में कि रामस्वरूप जो है बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, लड़के वाले देखने आते हैं, है ना। तो उच्च शिक्षा दिलवाई क्यों जब छिपाना था, है ना। तो ये विवशता क्या है उनकी। तो चलिए उत्तर देखते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए पढ़ाता है, वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य मानता है। परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी, वह
बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और इस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो चलिए, तो ये तो उनकी मजबूरी होगी। तीसरा प्रश्न, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो देखिए, वे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे। देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए, है ना, कि सज धज कर सुंदर रूप में सामने आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। अब रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते, ठीक है, ऐसे झूठ बोलकर किए गए रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते, है ना। इस प्रकार से तो उचित नहीं है ना उनका व्यवहार, उनकी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो ये देखिए, यहाँ तो आपके अपने विचार होंगे। अब पाठ आपने पढ़ लिया, है ना, तो गोपाल प्रसाद के बारे में भी आपको पता लगा, रामस्वरूप का भी पता लगा। अब आपके क्या विचार हैं? ऐसे चलिए, मैं अपने विचार बताती हूँ कि गोपाल प्रसाद तो विवाह को बिजनेस मानते हैं, वो हमने पढ़ा। इसलिए वे बातचीत के बीच बीच में कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। कहते हैं ना, शादी को व्यवसाय मानना पाप है, ये बिजनेस थोड़ी ना है, इसको व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है, व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है। यानी कि वो लड़की लड़की ने, वो तो सच में कुर्सी मेज हो गई, है ना। शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं, संबंधों की मधुरता नष्ट हो जाती है। अब जो रामस्वरूप का है, अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी तो गलत है। उसे अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उसने समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, ठीक है, किंतु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आई तो रेत में मुंह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उसे समाज में मजबूती से खड़ा होकर उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करनी चाहिए थी। अब जहां तक देखें तो दोनों समान रूप से अपराधी होने की बात है, ठीक है, दोनों समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है ना, क्योंकि गेंद उसके पाले में है। रामस्वरूप तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है और रामस्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है।
उसका वश चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की बखिया उधेड़ कर रख देता, परंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो जाती है ना। तो वो मजबूरी के कारण उसने किया, तो वो थोड़ा कम अपराधी है अपराधी दोनों। ठीक है, 5वां प्रश्न देखें। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो देखिए, वह शंकर की कई कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। ठीक है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी व्यक्तित्वहीन है, चरित्रहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चला जाता है। तो ऐसा पति होने योग्य थोड़े ना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र है। तीसरा यह है कि उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। तो देखिए, इन कमियों की ओर वो इशारा करती है। तो आज केवल ये 5 प्रश्न आप सुने और इनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।